नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 14 को डिस्कस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट 14 को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। और वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर सकते हैं या आपको अच्छा लगे और आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले आपका दे रखा है चूज द एरर पार्ट इफ देयर इज एनी। कॉमन एरर्स का पहला दे रखा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन आई बोरो योर पेन। जैसा कि आप जानते हो कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई भी नाउन नहीं आता है, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन अवश्य आता है। यानी आपको प्रोनाउन वाले टॉपिक में बताया था, आप याद करें। यानी योर के साथ नाउन आता है, योर्स के साथ नाउन नहीं आता। यानी पार्ट ये आपका गलत है, इसलिए पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल दिस बॉयज आर फ्रॉम माई स्कूल। देखिए, ऑल अनकाउंटेबल के साथ भी आता है और काउंटेबल के साथ भी आता है। डिफरेंस क्या ध्यान रखना है, जब काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो प्लूरल होगा। यानी यहाँ ऑल के साथ दिस तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि आगे बॉयज है, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, माई सिस्टर एट टू मच मैंगोज। देखिए, मैंगोज प्लूरल काउंटेबल नाउन है और मच कभी भी प्लूरल और काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता। मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, इसलिए आपका पार्ट बी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बनानाज आर मोर सॉफ्टर देन एप्पल्स। डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हमने ER जोड़ दिया तो वहाँ मोर नहीं आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी। अगर कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो ये सभी टॉपिक्स पे आपके वीडियो पड़े हुए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हो। टॉपिक वाइज सभी वीडियो पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, माई ब्रदर हैज़ शॉप इन मुंबई। आर्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम आप याद करें कि हैव जब मेन वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब मतलब यहाँ रखना इसका अर्थ होता है। हैव जब मेन वर्ब का काम करता है तो इसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो यहाँ आएगा माई ब्रदर हैज़ अ शॉप, यहाँ आर्टिकल ए आना चाहिए। और देन आपका आगे है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द suitable option. Please buy ... sugar from the soap. ऑप्शन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आप बताइए कौन सा आना चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सोचिए। देखिए, लिटिल नहीं आएगा। लिटिल होता न के बराबर, यानी बिल्कुल नहीं, न के बराबर। क्या हम दुकान पे चीनी खरीदने जाएंगे? बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता है। दूसरा, फ्यू आ नहीं सकता है क्योंकि फ्यू काउंटेबल कॉमन नाउन के साथ आता है। दूसरा, एनी आ नहीं सकता क्योंकि एनी जो नेगेटिव सेंटेंस में आता है। तो बचा क्या? सम आएगा, क्योंकि सम काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। सम इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव भी है, सम इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव भी है, और सम आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, यानी मात्रा सूचक। सो यहाँ आपका सम हो गया। ही इज आल्सो ... द वेलफेयर कमेटी, वो वेलफेयर कमेटी में है। बोलिए कौन सा ऑप्शन आएगा, लगाइए। मैं बता देता हूँ, सी आएगा। अब ये बता देता हूँ कि बाकी के 3 क्यों नहीं आएंगे। अब वो इसलिए नहीं आएंगे, देखिए। अमोंग जो आता है सदैव प्लूरल नाउन के साथ आता है, तो ये प्लूरल नाउन नहीं है। इनटू आता है परिवर्तन के तौर पे, तो यहाँ नहीं है। और बिटवीन कब आता है? जब हम 2 की बात करें, तो यहाँ वो भी कोई कंडीशन नहीं, इसलिए यहाँ पे आएगा
इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डाउट डॉट ही विल पास। ये कंजक्शन का है, ऑप्शन दे रखे हैं दैट, नाउ, इफ, वेदर। सोचिए कौन सा आना चाहिए। वेदर आएगा। क्यों आएगा? डाउट और डाउटफुल का प्रयोग यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ है तो इनके बाद कनेक्टर का जो काम करता है वो वेदर करता है, जबकि अगर ये यहाँ पर आई डोंट डाउट होता यानी ये नेगेटिव इंटरोगेटिव में यूज होता तो आपको दैट लगाते। यानी दैट और वेदर दोनों का प्रयोग होता है डाउट के बाद। कंडीशन ध्यान रखनी है, यदि डाउट का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया गया है तो वहाँ पर हम वेदर का प्रयोग करेंगे, वहाँ आपका दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखना है आपका, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदला जाता है या एक्सक्लेम्ड सरप्राइज में बदला जाता है हाउ या व्हाट वाले वाक्यों में। सो देखेंगे ऑप्शन, ये ऑप्शन है सी सेड दैट। अब सेड का तो कोई ऑप्शन है ही होता ही नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो ही गया। दूसरा देखेंगे सी एक्सक्लेम्ड हाउ अगली। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं वहाँ कनेक्टर दैट लगाते हैं, दैट ही लगाए इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी देखेंगे सी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस आ गया इसलिए गलत हो गया। तो कई बार आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बहुत सबको ये बताता हूँ ये क्यों नहीं आ रहा। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन उसमें आपको क्या लगेगा सर ने समझाया क्या, तो आपको ये भी बताना जरूरी है ये क्यों नहीं आ रहे और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें सेड या सेड को एक्सक्लेम में बदला गया है, दैट कनेक्टर आया है और हाउ और वॉट के स्थान पर अकॉर्डिंग टू मीनिंग वेरी या ग्रेट लगाते हैं। तो ये तीनों कंडीशन हमारे पास यहाँ फिल हो रही हैं। अगला है चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ऑफ एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब आपको एक्टिव और पैसिव में से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब ये आपका एसएससी के एग्जाम में ये फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है। बी मैन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये आपको इन्फिनेटिव और जीरंड का जब आपको मैंने पैसिव वॉइस पढ़ाया था उसमें इसका आपको रूल बताया था और ये सेम एग्जाम्पल भी आपको मैंने वहां बताया था। आपको एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूं, लव लाइक वॉन्ट विश के बाद इन्फिनेटिव आई तो पैसिव इसको नहीं बनाते सर, पैसिव इन्फिनेटिव को बनाते हैं, पैसिव इन्फिनेटिव को बनाते हैं। और पैसिव चूंकि इन्फिनेटिव को बना रहे हैं तो अब जिसको पैसिव बनाते हैं उससे पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। यानी हम इस पोर्शन को लेंगे बस, यानी मैन है वो देम के स्थान पे आ जाएगा, देम है वो मैन के स्थान पर आ जाएगा। अच्छा दूसरी बात है, जब हम इन्फिनेटिव को पैसिव बनाते हैं तो वहां क्या करते हैं हम बी यानी टू तो वहां ऑलरेडी पहले से होता ही है, टू बी प्लस वर्ब थर्ड। अच्छा तो हम देखेंगे इसमें कौन सा है जो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में है। बी मैन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई मैन, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो उसमें लाइक का पैसे बना दिया है। तो बी मैन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई मैन ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देम नहीं है, उसका आपको मैं अंतर बताऊंगा आगे। बी मैन लाइक दैट यहाँ भी नहीं है क्योंकि यहाँ तो आपका दैट लगा दिया उसने। बी मैन आर लाइक ये भी नहीं है, तो आपका इसका ऑप्शन होगा बी। अब क्यों होगा वो समझिएगा, देम को यहाँ लिखा नहीं गया है। क्यों नहीं लिखा गया उसका आपको मैं एक कारण बताता हूँ। एक नियम आपको पढ़ाया था मैंने कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो तो उस ऑब्जेक्ट को छिपा देते हैं, लिखते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर देम लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैन को यहाँ बाई मैन कर दिया, टू भी लगा दिया और आपका पैसिव बन गया, इसलिए ऑप्शन बी हो गया इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल अपोजिट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है
और क्वेश्चन नंबर 11 आपका है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट होता है धनी, और इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पुअर मीन्स गरीब, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, रिच मीन्स धनी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। आपको मैं क्लू दे देता हूँ, बताइए पॉवर्टी और पुअर में से क्या आएगा, सोचिए। पुअर आएगा। क्यों आएगा, हम एडजेक्टिव का अपोजिट ढूंढ रहे हैं सर, तो एडजेक्टिव का अपोजिट एडजेक्टिव ढूंढेंगे। कई बार बिल्कुल नज़दीक दे देता है, आपको ध्यान रखना है। अगर नाउन का अपोजिट ढूंढ रहे हैं तो नाउन ही ढूंढिए आप, और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ढूंढिए। नेक्स्ट पॉइंट है एबस्टेन। एबस्टेन मीन्स होता है बचना। ऑप्शन देखेंगे, रिफ्रेन मीन्स बचना, डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी, इंडल्ग मीन्स लिप्त होना, अवॉइड मीन्स बचना। तो बचना का अपोजिट लिप्त होना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक आपका सेंटेंस दे रखा है, इसके स्थान पर वन वर्ड आएगा। प्लेस वेयर काउ लिव, एक स्थान जहाँ गाय रहती हैं, यानी हिंदी में बात करेंगे तो ये गौशाला की बात कर रहा है। ऑप्शन देखें कौन कौन से हमारे पास। ऑप्शन ए है डैन, और डैन आप जानते हो जो आप मान जिसे कहते हैं, शेर वगैरह जो मान में रहते हैं। स्टेबल मीन्स घुड़साल, वायर मीन्स आपका गौशाला, और केव मीन्स गुफा, इसलिए ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है अ लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज। अब लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज को क्या कहते हैं, इसका वन वर्ड क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है बेबी मीन्स बच्चा, ऑप्शन बी बेबी मीन्स झुंड, गर्लहुड, गर्लहुड का जो मीनिंग होता है कौमार्य, और बी मैन मीन्स स्त्री। तो उसका आपका होता है स्त्रियों के झुंड के लिए आता है ऑप्शन बी बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। इसका आपको सर्वनाम बताना है। ऑप्शन ए एगोनी का मतलब होता है सर मानसिक पीड़ा। ऑप्शन ए एस्टेसी, एस्टेसी का मतलब होता है परमानंद। डिक्रीज मीन्स कमी होना, घटाना। एनलार्ज मीन्स बढ़ाना, और सफरिंग मीन्स कष्ट। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा डी। नेक्स्ट है अपैथी। अपैथी का मीनिंग होता है उदासीन। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है इनसेंसिटिविटी, उदासीनता। ऑप्शन बी हरीडली मीन्स हड़बड़ी या जल्दबाजी। ऑप्शन सी ईगरनेस मीन्स उत्सुकता। ऑप्शन डी सेंसिटिव मीन्स संवेदनशीलता। तो उदासीन का आएगा इनसेंसिटिविटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज है, इसका आपको बताना है सही मीनिंग। एट अ लूज एंड, एट अ लूज एंड का जो मतलब होता है खाली या निठल्ला भी कहते हो आप। ऑक्यूपाइड मीन्स कहीं पर लिप्त व्यस्त। आइडल मीन्स खाली। लेबोरियस मीन्स परिश्रमी। यूजफुलनेस मीन्स उपयोगी। तो इसका ऑप्शन आपका आएगा आइडल। अनऑक्यूपाइड होता तो वो भी आता, कई बार आपको अनऑक्यूपाइड मिलता है। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्यूपाइड दे दिया और लोगों को याद है एट लूज एंड का अनऑक्यूपाइड, तो वहाँ अन तो लगा ही नहीं रखा है, तो कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, अनएक्सपेक्टेड विनर। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रीऑर्डर द फॉलोइंग। एक आपका सिंपल सी एक स्टोरी देखिए, आपको उसका रीऑर्डर करना है। अलेक्जेंडर डॉट डॉट डॉट
इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं आगे, PQRS आपको सही से इसको सेट करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, तो लगा लीजिए, सोच लीजिए आप। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन आएगा C। क्यों आएगा, देखो आपको एक दिन और आपको मैंने बताया था, कई बार आप एक ट्रिक आप आजमाइएगा। देखिए 95% ये हमारी ट्रिक काम करती है। कौन सी ट्रिक है कि 4 ऑप्शन को आप एक बार देख लीजिए। यदि 4 ऑप्शन अलग अलग वर्ड से, यानी एक P से स्टार्ट है, Q से स्टार्ट है, R से स्टार्ट है, S से स्टार्ट है, तो आपको केवल एक ढूंढना है कि पहला स्टार्टिंग कौन सा है। यदि 2 ऑप्शन एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये भी Q से स्टार्ट हो रहा है, ये भी Q से स्टार्ट हो रहा है, तो अब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि लगभग 95% दोनों में से ही कोई आंसर होगा। अब दोनों में से कौन सा उसको देखेंगे, तो ये तो कंफर्म हो गया कि अब इसके बाद अगला तो आपका ये होना चाहिए। अब देखेंगे अलेक्जेंडर हु वॉज अ ग्रेट कॉन्करर। अब इसके अगला कौन सा जुड़ना चाहिए, अब इसमें तो P दे रखा है, P लगा के देखेंगे इसके आगे, वॉज अ डिसिपल ऑफ अरिस्टोटल। देखो यहाँ भी P दे रखा है, यहाँ तक भी सही रह रहा है। अब अगला देखेंगे, इसमें S है आगे, इसमें R है। R देखेंगे एज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर, यानी फिलोसफर की बात तो हम अलेक्जेंडर के लिए कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो हमारा ये सही हो गया, क्योंकि वो फिर आपका इसमें आ गया S, यानी वॉज अ डिसिपल ऑफ अरिस्टोटल whom the world acknowledge as the greatest philosopher, इसलिए ऑप्शन आ गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको दे रखे हैं इसमें से आपको देखना है कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। बोलिए कौन सा है आपका, ऑप्शन A। एक सिंपल नेम याद रखिएगा, हमेशा I और E एक साथ आएंगे तो I पहले आता है, E बाद में आता है, लेकिन जब C के साथ एकदम कंडीशन अलग है, C आने पर E पहले आएगा और I बाद में आएगा। इससे आगे अब पैसेज है और 21 से लेकर 25 तक पैसेज से क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़ा सा उसके लिए पैसेज पढ़ लेते हैं। सो पैसेज है, गोरिल्लाज इन द वाइल्ड स्टेट लिव इन अ फैमिली पार्टीज। फादर गोरिल्ला, 3 or 4 of his wives and various children of different ages. During the day they wander through the forest, feeding on vegetation and fruit. When night comes they choose a suitable tree to sleep in. Father gorilla, being so heavy and big, cannot climb up, so he collects some rushes and makes for himself a comfortable nest at the bottom of the tree. Sitting with his back to the trunk, his wife and children climb up into the branches above and make for themselves niche, comfortable nests to sleep in. For they twist and interweave the branches together. Many stories describes the gorilla as a fearful beast, but he is not so fearful. Like most wild animals, if he is left alone, he is peaceful creature. But of course, if you attack him or his family, he gets into a bad temper. Then his strength and speed make him a terrible animal to face. तो गोरिल्ला के बारे में है कि गोरिल्ला एक फैमिली ग्रुप में रहते हैं और जो फादर गोरिल्ला है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, पेड़ पर चढ़ नहीं सकता है, पेड़ के नीचे वो आपका विश्राम करता है क्योंकि हैवी होने की वजह से चढ़ नहीं पाता। और दूसरी बात है कि हम जनरली फादर गोरिल्ला के बारे में पढ़ते हैं, गोरिल्लास के बारे में पढ़ते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन ये तभी अटैक करते हैं जब इन पे अटैक किया जाए या इनकी फैमिली पे अटैक किया जाए। तो 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए हम पैसेज को थोड़ा सा आगे इसका क्वेश्चन देखेंगे। When does a gorilla get angry? He gets angry when, वो कब नाराज होता है, जैसा आपको अभी बता रहे थे कि जब उस पर या उसकी फैमिली पर अटैक किया जाता है, तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा C, when he is attacked।
क्वेश्चन नंबर 22 है, इन सम ऑफ द स्टोरीज गोरिल्लाज हैव बीन शोन एज। बहुत सी स्टोरीज में गोरिल्ला को क्या कहा गया? फियरफुल, आपको अभी दिया था, और फियरफुल को आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका यहाँ सर्वनाम दे दिया है फ्राइटफुल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से कौन सा गलत है आपको ये देखना है। ऑप्शन ए है आपका, फीमेल गोरिल्ला कैन नॉट क्लाइंब ट्रीज। क्या फीमेल गोरिल्ला ऊपर नहीं चढ़ सकती है? दूसरा ऑप्शन है, फादर गोरिल्लाज मेक कंफर्टेबल नेस्ट टू स्लीप इन। फादर गोरिल्ला नीचे अपने लिए सोने के लिए अच्छा सा एक नेस्ट बना लेता है। सी है, गोरिल्लाज आर वेजिटेरियन, गोरिल्ला वेजिटेरियन है। और फोर्थ है, गोरिल्लाज लिव इन अ फैमिली ग्रुप, गोरिल्ला फैमिली ग्रुप में रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका ए है, क्योंकि फादर गोरिल्ला ऊपर नहीं चढ़ सकता, फीमेल गोरिल्ला तो ऊपर चढ़ सकते हैं। उसमें आपका पैसेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वाई डज द फादर गोरिल्ला स्लीप एट द बॉटम ऑफ द ट्री। फादर गोरिल्ला बॉटम ऑफ द ट्री क्यों सोता है? क्योंकि ऊपर चढ़ नहीं सकता। तो आपका इसमें ऑप्शन है, ही इज टू बिग एंड हैवी टू क्लाइंब अप। ज़्यादा भारी होने की वजह से ऊपर चढ़ नहीं पाता है। और 25 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। द पैसेज इज अबाउट, सोचिए इसका क्या ऑप्शन आना चाहिए। गोरिल्लाज नेस्ट, नेचर ऑफ गोरिल्लाज, फादर गोरिल्लाज, या गोरिल्लाज ईटिंग हैबिट्स। बताइए किसके बारे में है। लास्ट क्वेश्चन, और ये आप पे मैं छोड़ रहा हूं, बताइए आपका क्या ऑप्शन इसका आना चाहिए। नहीं बता दूं, ऑप्शन बी इसका। ये नेचर ऑफ गोरिल्ला, गोरिल्लाज का जो नेचर है, प्रकृति है, स्वभाव है, उसको बता रहा है। क्योंकि इसमें मदर गोरिल्ला की बात भी हो रही है, फादर गोरिल्ला की बात भी हो रही है, और दूसरा ये किस ग्रुप में रहते, तो यहाँ एक पर्टिकुलर फादर गोरिल्ला की बात नहीं हो रही, या पर्टिकुलर उनकी केवल ईटिंग हैबिट की बात नहीं हो रही, या पर्टिकुलर उनकी तो अब केवल नेस्ट की बात नहीं हो रही। इसमें क्यों अटैक करता है, ये पूरा इसमें दे रखा है। तो नेचर ऑफ गोरिल्लाज दे रखा है, नेचर ऑफ गोरिल्लाज। सो ये आपका प्रैक्टिस सेट 14 आपको कैसा लगा मुझे सुझाव भेजिएगा। कोई कमेंट हो, आपका कोई सुझाव है, आपका कोई क्वेरी है, आप मुझे भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। नई क्लास तक के लिए गुड बाय।